ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में सीधे आमने सामने टकराएगी, और टकराएगी तो ऐसे टकराएगी कि आपके नंबर उछाल देगी। मेरा कहने का मकसद है कि सीधा सीधा आपके नंबर पर असर पड़ेगा इसका। जय हिंद साथियों, क्या आपको पता है एसएसटी का क्वेश्चन बिहार बोर्ड कहाँ से पूछता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, बीच में स्किप किए बिना आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में सीधे आमने सामने टकराएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और हाँ, हम कुछ क्वेश्चन बीच में बोलकर भी बताएंगे जो कि सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? किस शताब्दी में हुआ? तो हम आपको बता दें, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। इस समय लोगों ने राजा या सामंत के अधीन रहने के बजाय खुद को एक राष्ट्र का नागरिक मानना शुरू किया। समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं ने लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। 19वीं शताब्दी में इटली और जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण इसी राष्ट्रवादी भावना का परिणाम था। इसीलिए 19वीं शताब्दी को राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रवाद का आधार क्या है, तो आप लोग को बोलना है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आप लोग को बताना है 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। समझे? तो आगे चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? जैसा कि आप लोग को पता है कि फ्रांस में लुई 16 उस समय राज कर रहा था, और लुई 16 1774 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके समय से पहले ही लुई 15वां के समय से ही देश में बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन उसकी मृत्यु होने के कारण यह 1774 ईस्वी में फ्रांस में लुई 16 गद्दी पर बैठा, जिससे इसके समय ही और देश में भुखमरी, बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। इससे इसने कई तरह की व्यवस्थाएं, कई तरह की मीटिंग बुलवाई, लेकिन किसी से भी यह सफल नहीं हुआ। तो बाद में क्या हुआ? बाद में लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ाकर काट दिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति के ही समय। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, गिलोटिन पर चढ़ाकर काट दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई थी। इस क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश राजशाही, सामाजिक असमानता और आर्थिक शोषण था। जनता ने राजा की सत्ता को चुनौती दी और लोकतंत्र की स्थापना की। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा इस क्रांति का प्रसिद्ध नारा बना। इस क्रांति ने पूरे यूरोप और विश्व में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को फैलाया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति किस देश में हुई, तो आप लोगों को बताना है फ्रांस की क्रांति फ्रांस में हुई। किस देश में हुई? फ्रांस में हुई। आप लोग को बताना है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, तो आप लोग को बताना है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लोग को बताना है राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर, इसका आंसर बता दें आपको। 1789 हो जाएगा आपको इसका आंसर।
और पीछे वाला का भी हमने बताए थे शायद। इसका आंसर हो जाएगा आपको 19वीं शताब्दी। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, इटली के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? यानी कि इटली को आज़ाद कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किसने दिया? इटली को आज़ाद कराने के लिए 3 व्यक्तियों ने सबसे अपना योगदान दिया था, जिसमें पहला मेजिनी का नाम आता है, दूसरा गैरीबाल्डी और तीसरा काउंट कबूर। समझे? काउंट कबूर, जिसे विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। तो इसीलिए सबसे मुख्य वास्तुकार काउंट कबूर हो जाएगा। इसीलिए मुख्य वास्तुकार काउंट कबूर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। इसका आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि पहले तो ये जानिए कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वन बिस्मार्क था। यह प्रशा का प्रधानमंत्री था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था युद्ध और सैन्य शक्ति द्वारा एकीकरण। बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध किए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और यह एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो आपको बोलना है रक्त और लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति। जब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आपको बताना है 1871 में। आपसे क्वेश्चन तीसरा पूछेगा कि जर्मनी का राजधानी कहाँ है, तो आप लोग को बताना है बर्लिन। जो कि ये सब क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको बताते जा रहे हैं जो क्वेश्चन। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इटली का एकीकरण कब हुआ, तो आपको बताना है 1871 ईस्वी में। उसके बाद एक और क्वेश्चन, गैरीबाल्डी कौन था, तो आपको बताना है सैनिक नेता, क्योंकि इसके पास लाल कुर्ती नामक सेना थी, उसके बाद आपसे पूछ सकता है इटली किस महाद्वीप में है, तो आपको बताना है यूरोप। जर्मनी किस महाद्वीप में है, तो आपको बताना है यूरोप। ऐसा ही हौला क्वेश्चन पूछेगा जो कि इस बार पूछने वाला है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी प्रकार के सहयोग को समाप्त करना, यानी कि उसके द्वारा जो भी बनाई हुई कपड़ा वस्त्र या जो भी कुछ भारत में बिक रहा था, यानी जिस चीज़ का व्यापार हो रहा था, उसको समाप्त करना है। उन सब चीज़ों का बायकॉट करना है। लोगों से सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया। यह आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन को वापस महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में ले लिया गया, क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था। चोरी चोरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में। आप लोग को पता भी होगा क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे। तो बता दें, आप लोग को पूछेगा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आप लोग बताइएगा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1922 ईस्वी में। किस कारण से लिया गया? तो चोरी चोरा कांड की वजह से। ये सब जो क्वेश्चन हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि हम PDF बनाकर इस क्वेश्चन को नहीं दे सकते, मजबूरी है। दांडी मार्च, छठा क्वेश्चन, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। तो इसका थोड़ा समझ लेते हैं। दांडी मार्च
1930 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह नमक कानून के विरोध में शुरू हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। इस यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने अंग्रेजी कानूनों को तोड़ने का साहस जनता में पैदा किया। आप लोग को पूछेगा दांडी, आप लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो आप लोग बोलिएगा नमक कानून से संबंधित है। किस कानून से? दांडी मार्च किस कानून से संबंधित है? तो आप लोग बोलिएगा नमक कानून से। दांडी मार्च द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में। इसका कारण बंगभंग आंदोलन था। क्या था? बंगभंग आंदोलन। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करना था। बस यही है और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें समझना है। जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन अपने मुँह से, उसको कॉपी पर नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधु ने। कौन थे? अली बंधु। आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो तुर्की से। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चली? तो 1919 से 1924 तक। इसका समर्थन भारत में किसने किया? तो गांधी जी ने। आपको थोड़ा डिटेल में बता दें, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाया गया, क्योंकि उस समय तुर्की में सबसे बड़े पद खलीफा का हुआ करता था। इसका नेतृत्व भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व बंधुओं ने किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। इसमें इतना ही जानिए। नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? तो करो और मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कौन सा महीना था? तो अगस्त महीना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सी युद्ध चल रही थी दुनिया में? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी दुनिया में। आप लोग को जो हम बोलकर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद अध्याय का कालखंड क्या है? तो हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद का अध्याय क्या है, अध्याय का कालखंड क्या है? तो आप लोग को बताना है, भारत में राष्ट्रवाद का अध्याय का कालखंड 1915 से 1947 है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ था, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का सबसे प्रमुख आंदोलन था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी है। उसके बाद इसका 12 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास फसल के लिए। ये जो कपास है, कपास फसल के लिए। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन पठार क्षेत्र में। समझे? उसके बाद
मानसून की प्रमुख दिशा क्या है? मानसून यानी कि भारत में मानसून किस दिशा से आती है? तो हमारा देखिए ये भारत हो गया। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया। हमारा ये प्यारा सा भारत इसी प्रकार होता है। तो ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। तो आप लोग को बता दें, ये हो गया दक्षिण, लिख देते हैं, एक मिनट। ये हो गया डी से दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ऊपर हो गया उत्तर। तो आप हमें एक बात बताइए कि मानसून की मुख्य दिशा क्या है? तो इस इलाका से, अरब सागर से, इधर अरब सागर हुआ, इधर बंगाल की खाड़ी हुआ, तो इधर के इलाका से यानी कि दक्षिण और पश्चिम, कौन से? दक्षिण और पश्चिम, इस इलाके से मानसून का मुख्य दिशा है। समझे? बस इसी का तो थोड़ा डिटेल में समझ लीजिएगा। हम बोलते हैं, भारत में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आता है। जून से सितंबर तक यह मानसून सक्रिय रहता है। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। यदि मानसून कमज़ोर हो तो सूखा पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में। उसके बाद हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा के साथ साथ यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य पश्चिम बंगाल में है। समझे? तो 16 नंबर क्वेश्चन, चाय का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? असम, सबको पता होगा। 18 नंबर, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य तमिलनाडु है। आप लोग क्वेश्चन देखते जाइएगा। उसके बाद वर्षा, 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु भारत में कब आती है? वर्षा ऋतु भारत में कब आती है? तो आपको हम पर ही बता दिए थे, जून से सितंबर में आती है, क्योंकि मानसून का इलाका होता है, मानसून का मौसम होता है उस समय। 21 नंबर क्वेश्चन आपको, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को गणराज्य घोषित किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। समझे? पता होना चाहिए। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित बनाया। उन्होंने दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकार की रक्षा की, इसीलिए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। समझे। उसके बाद 23 नंबर, भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। 3 स्तर हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर है, केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय। इससे शासन का विकेंद्रीकरण होता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है और ऊपर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर का समाधान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब 24 नंबर का, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? जनता की भागीदारी। 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, मौलिक अधिकार कितने हैं? आप सबको भी पता होनी चाहिए, मौलिक अधिकार 6 है। कितने हैं? 6। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? यह 12 से 35 अनुच्छेद तक है। समझे। इस 6 मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में। यह मौलिक अधिकार किस पर लागू है? तो नागरिकों पर लागू है। आप लोग को ये बात सब पता होनी चाहिए। 27 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो जैसा कि सबसे नई दिल्ली में, आप सबको भी पता होनी चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकार। संघीय व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बंटी होती हैं। सरकार एक संघीय देश है। क्या है? भारत एक संघीय देश है। इससे राज्यों को स्वायत्तता मिलती है। यह देश की एकता को बनाए रखता है। अच्छा, भारत का संविधान लिखित है या फिर कोई दूसरा फोटो कॉपी दूसरा कुछ है क्या? तो नहीं, भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान लिखित या अलिखित है? तो भारत का संविधान लिखित है। 29 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। क्या है बताइए? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार करना तो नहीं होगा। चुनाव करना, चुनाव लड़ना, ये तो हो सकता है। शिक्षा, न्याय, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत कौन है? लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत जनता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है अर्थव्यवस्था। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या आ गया? कृषि। ये द्वितीय उद्योग द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। व्यापार तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। बैंक चौथा क्षेत्र हो जाएगा। 33 द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो जैसा कि हमने बताया था पहले ही, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं। उद्योग क्या आते हैं? उद्योग, कारखाना, इस्पात। प्राथमिक में कृषि, खनन, वन, आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आप लोग को पता होना चाहिए कि बैंक, शिक्षा, परिवहन। क्या? बैंक, शिक्षा, परिवहन और सेवा भी आता है, जिससे इंसान को सेवा दी जा सके। तो सेवा
कारखाना तो आ जाएगा दूसरा। द्वितीय क्षेत्र में कृषि प्रथम, खनन प्रथम। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का काम ना मिलना, काम ना मिलना। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल है? मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल हैं? सभी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ऋण देना। क्या है? ऋण देना। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? किसका? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। तो कैसे विनिमय का माध्यम? मुद्रा के कारण वस्तुओं का लेन देन आसान हो जाता है, समझे? यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर करता है। मुद्रा मूल्य का माप भी होती है। आज कागजी और धातु मुद्रा प्रचलित है। आज के दौर में नोट मुद्रा भी है, सिक्का भी है, कई तरह के हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विश्व से जुड़ना। वैश्वीकरण का अर्थ है देशों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाना। किस देशों के बीच? दुनिया के देशों के बीच। एक देश दूसरे देश के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाना। बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे बाजार का विस्तार होता है, हालांकि इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन होगा, उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या है? उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना। उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ठगी से बचाना। किसका? उपभोक्ता संरक्षण का काम हुआ, किसका? उपभोक्ता संरक्षण का काम हुआ उपभोक्ता को ठगी से बचाना। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है, इससे उपभोक्ता को उसके अधिकार मिलते हैं। इसके 6 अधिकार हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे। और यह किस मंच पर जाके शिकायत कर सकती है? तो उपभोक्ता फोरम। तो हमने आपको इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया एसएसटी का, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और कुछ हमने बोले भी, उसको आपने नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो बोल दिए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। और इसके साथ ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि दुश्मन भले पीछे छूट जाए, लेकिन दोस्त हमेशा साथ रहना चाहिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी धमाकेदार सेशन के साथ।